नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 9 नवंबर 2020 और हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रिका नंबर 13 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए कंपनी का फैलता शासन। आरंभिक काल के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अलग अलग निर्देश प्राप्त किए और वो अपने पैर जो है वो भारत में फैलाने लगी। तो आरंभिक काल के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई से ये सब कुछ शुरू हुआ। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ी गई, उसके विषय में हम अपनी वर्कशीट में देखते हैं क्या दिया गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेल्लेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो इस तरह से बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने अपना शासन एक तरह से भारत में फैलाना शुरू कर दिया। उसने सभी राज्यों को, सभी रजवाड़ों को अपने अंतर्गत लेना शुरू कर दिया, उनको हड़पना शुरू कर दिया। जो सीधी लड़ाई लड़ी गई, आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान, हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक उन्होंने राज्य किया। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कब कब ये जंग हुई तो आप देख सकते हैं, 1767 से 1769 तक ये जंग चली, 1780 से 1784 तक चली, 1790 से 92 तक और 1799 में एक जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में जो हुई में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई, तो मराठों ने भी खूब जमकर कंपनी का विरोध किया, कंपनी से लड़ाई की और उनसे जीतने की कोशिश की। तो इसके विषय में हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे।
पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो इसका जवाब जो है वो वर्कशीट में ही बच्चों आपको दिया गया है। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये जो है आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है कि इस प्रकार सहायक संधि की मदद से कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो इसका जवाब भी आपकी वर्कशीट में आपको दिया गया है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो इस प्रकार जो है कंपनी जो थी वो टीपू सुल्तान से नाराज हो गई, आग बबूला हो गई। तो ये कारण था। ये है आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे वो आपको आपकी वर्कशीट में बताया गया है। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग वंश, ये जो राजवंश थे ये प्रमुख राजवंश थे मराठाओं के। ये संघ किस प्रकार से शासित था। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो 3 बार लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया और इससे मराठों की शक्ति में कमी आई। तीसरा जो युद्ध था वो अंततः 1817 से 19 तक जो युद्ध चला, तीसरा युद्ध, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। तो ये आप यहाँ से अपने आखिरी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं आपकी ही वर्कशीट में। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ।